10-12 साल से ये नस्ल संवर्धन पे काम कर रहा हूँ। वैसे गाय से तो 7 पीढ़ी से हम जुड़े हुए हैं। गोपालन सीखना है तो इधर 2 दिन 7 दिन रुकवा के सिखाते हैं कैसे डालना चाहिए, फीड कब डालना चाहिए, चारा कब डालना चाहिए, गाय का रख रखाव कैसे रखना चाहिए। जो गिर की जो मार्केटिंग है वो दूसरी गायों की थोड़ी सी कम है, तो इनका खर्चा भी चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं अनुदान तो 1 रुपये का भी लेता नहीं हूँ। जबकि अपनी भारतीय नस्ल जितनी भी है उनका सबका A2 मिल्क ही है। नंदी भी हर 3 साल में चेंज करना पड़ता है, तो 1-2 नंदी से काम चलता नहीं, 4-4 नंदी रखने पड़ते हैं। गाय प्रेग्नेंट होने के बाद 8वें-9वें महीने में भी वो दूध वाली, ज्यादा दूध वाली नहीं चाहिए अपने को, लंबे दूध वाली गाय चाहिए। आपका दूध मेरा 120 रुपये लीटर जाता है और घी 3500 रुपये लीटर जाता है और पनीर 1100 रुपये जाता है और मक्खन 2750। सरिया घुस गया था, उसी के दूसरे दिन मेरी गुड़िया ऑफ हो गई। उसके तीसरे दिन मेरा जो गोपालक था, तेरी जो मौत आई थी वो मैं लेके जा रहा हूँ मेरे ऊपर, तेरे को मैं आंच नहीं आने दूंगा, मेरी बेटी का ध्यान रखना। बहुत बहुत स्वागत है मिट्टू जी आपका। बताइए अपने इस फार्म के बारे में, कैसे अंकित आपने भाई, इसका मैनेजमेंट सबसे पहले किया? तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक पधारे, वेलकम। और कस्तूरी डेयरी एवं गौ संवर्धन परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बताइए, लगभग कितने वर्षों से आप पूरा गौ डेयरी फार्म चला रहे हैं? पिछले करीबन 10-12 साल से ये नस्ल संवर्धन पे काम कर रहा हूँ। वैसे गाय से तो 7 पीढ़ी से हम जुड़े हुए हैं, जी। पहले से ही रखते थे घर में, लेकिन नस्ल संवर्धन जो गिर गाय पे पर्सनली, विशेष करके गिर गाय पे 10-12 साल से पिछले काम कर रहा हूँ मैं। जी, जो लोग ये समझते हैं कि देसी गायों का संरक्षण, संवर्धन या उसका गौपालन बड़ा कठिन है, तो हम आपको बता दें कि मिट्टू सिंह जी जो हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं और पुणे महाराष्ट्र में आकर ये गौपालन कर रहे हैं और सफल गौपालन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ये देश के बहुत से ऐसे हिस्सों में जाते हैं और जो लोग देसी गायों में काम करने के इच्छुक हैं उनकी मदद करते हैं, उनका पूरा फार्म एस्टेब्लिश करते हैं। दिल्ली में भी इन्होंने बहुत सारे फार्म लगाए हैं, तो उसके बारे में बताइए, आप कैसे लोगों को कंसल्ट करते हैं, कैसे उनकी मदद कर पाते हैं? हम लोग किसी को काम सीखना है, गोपालन सीखना है, तो इधर 2 दिन 7 दिन रुकवा के सिखाते हैं और कोई 1 दिन के लिए विजिट पे आते तो उनको विस्तार में सब समझाते हैं हम क्या करते हैं। प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं वो लाइव दिखाते हैं उनको कि भाई दाना कैसे डालना चाहिए, फीड कब डालना चाहिए, चारा कब डालना चाहिए, गाय का रख रखाव कैसे रखना चाहिए, चारे का शेड कहाँ होना चाहिए, मिल्किंग एरिया कहाँ होना चाहिए, वो सब बताते हैं और करवाते भी हैं। एक सवाल मेरे से आपका, थोड़ा सा कटु प्रश्न आपको लगेगा, आप खुद राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन आपने गिर नस्ल का चुनाव क्यों किया? आपने थारपारकर का चुनाव क्यों नहीं किया, या साहिवाल का, या अंकित रेड भाई, सिंधी का? थारपारकर का एक्चुअल में क्या है जी। कि भारत में बहुत कम बसी हुई है जी थारपारकर। जी थारपारकर आसानी से मिलती नहीं है जी। और गिर आसानी से मिल जाती है, इस कारण से गिर आसानी से मिल जाती है। दूसरी बात, एक मार्केट में जो गिर की जो मार्केटिंग है वो दूसरी गायों की थोड़ी सी कम है, तो मेरे को गोपालन करना है तो इनका खर्चा भी चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं अनुदान तो 1 रुपये का भी लेता नहीं हूँ, जी। ठीक है ना। तो दूध घी वगैरह बेच के ही, तो लोगों के इधर मार्केट में A2 मिल्क बोल दो, गिर गाय का मिल्क, ऐसी थिंकिंग है। जबकि अपनी भारतीय नस्ल जितनी भी है उनका सबका A2 मिल्क ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों का फोकस गिर पे रहता है, मार्केटिंग इसकी ज़्यादा है। तो और दूसरी बात, गुजरात राज्य है जो नज़दीक पड़ता है पूना से, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट सुविधा अच्छे से है, आसानी से हो जाती है, तो गिर गाय मिल भी जाती है, नंदी भी मिल जाते हैं, क्योंकि नंदी भी हर 3 साल में चेंज करना पड़ता है। अच्छा, नस्ल संवर्धन करना है तो 1-2 नंदी से काम चलता नहीं, 4-4 नंदी रखने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से मैंने गिर ही सुनी। नस्ल संवर्धन की बात करी, आजकल बड़ी तकनीक का प्रयोग हो रहा है, लोग ETT कर रहे हैं, AI कर रहे हैं और सेक्स ऑडिट सीमन कर रहे हैं, तो आज के दौर में भी आप अभी तक पूरा पुराना तरीका अपना रहे हैं या कुछ नया भी कर रहे हैं, दोनों मिला के चल रहे हैं? फिलहाल तो मैं नेचुरल प्रेगनेंसी करवा रहा हूँ, नंदी सी कर रहा हूँ, अच्छे से नंदी रख रखे हमने, वो भी ग्रुप में रख रखे, क्योंकि ये अकेले का काम तो है नहीं। हमने रामदास भाई ने, प्रवीण शेट्टी जी, केशव गिर गौशाला दिल्ली, संभाजी जाधव, तो इन 4-5 जनों ने, वर्मा जी, ऐसे हम लोग एक मित्र ग्रुप है हमारा, तो मिलजुल के हम काम करते हैं। आमने सामने हम नंदी भी आदान प्रदान करते रहते हैं। इतने बड़े शहर में गौपालन करना, इसके आसपास भी ज़मीन मिलना बड़ा मुश्किल है और बड़े ऊंचे दामों में ज़मीन मिलती है। और आपको बता दें कि जो मिट्टू जी हैं वो बहुत सारी स्टोरीज आपने इनकी देखी होंगी, इसमें जो ये खुद किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन उन्होंने गाय का घर बनाया है और गायों के लिए ज़मीन पहले खरीदी है, अपने लिए भी इन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा, वहाँ पे रेंट पे रहते हैं। गायों का सही चुनाव कैसे करें, अगर आप बता सकें आम जनता को, आम जनमानस को, जो देसी गिर गाय रखते हैं, और कहाँ से खरीदें? आपने ये जो सब चुनिंदा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी आपने गौ माता रख रखी हैं, ये कहाँ से आप लेकर आए और कैसे इसकी देखभाल आप करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। इसमें सबसे बड़ी बात तो गायों की कि हर लाल गाय गिर गाय नहीं होती, क्योंकि लोग लाल गिर गाय नहीं होती, हर लाल गाय गिर गाय नहीं होती, तो लोग
लाल गाय लाल देख के भाई गिर गाय वो लेके आ जाते हैं, तो वो नहीं करना है। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं इतनी अच्छी जगह है, तो लगभग मेरी तो एक एक गाय को 3-3 4-4 पीढ़ी इधर हो चुकी है। अच्छा, तो 80% तो मेरी होम ब्रीड ही है मेरी। ये आज जो सामने देख रहे हो मेरा मेहनत का फल है। बिल्कुल। और भाई बाकी जो आप बोल रहे हैं कि भाई गाय की कैसी सुने गाय को, कैसी गाय लेनी, किधर से लेनी, तो वो आपको 1-2 दिन में या 12 महीने में तो मिलेगी नहीं। बिल्कुल अच्छी गाय कोई बेचता है नहीं। सही बात है। समझ लो मिट्टू सिंह के पास आप आ गए गाय लेने के लिए, हाँ, तो मेरे पास 10 गाय खड़ी है, तो मैं कौन सी गाय दूंगा? जो 10 में से स्वाभाविक सी बात है, कोई भी अपना वाहन, कोई भी अपनी कोई भी चीज नहीं हाँ, देना तो चाहता। अच्छी गाय आपको घर पे पैदा करना पड़ेगा। बिल्कुल। और घर पे अच्छी गाय कब पैदा होगी? जब आपका नंदी अच्छा है। नंदी अच्छा है, उसके बाद फिर उसकी आप सेहत पे ख्याल रखते हैं, उसको सेहत दूध पे पिलाते ख्याल हैं, रख उसके रहे खान-पान पे ख्याल रखते हैं, हैं। मिल्किंग टाइम पे कर रहे हैं, खाना टाइम पे दे रहे हैं, उसका रख रखाव अच्छे से कर रहे हो। जी। और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? जो नए लोग आजकल गौपालन में आ रहे हैं, उनको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? शेड मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए? लोग आजकल बड़ा पैसा खर्च कर देते हैं शेड्स नहीं, पे। मैं नए गोपालकों के लिए एक ही बात बोलूंगा, शेड पे आप कम खर्चा करो। शेड पे कम खर्चा। लोग क्या करते हैं, शेड पे लाखों में खर्चा कर लेते हैं और गाय फिर हजारों की ढूंढते हैं। बिल्कुल। वहाँ फिर वो माइनस पॉइंट हो जाता है। तो आप शेड पे कम से कम खर्चा करो और गाय पे ज़्यादा खर्चा करो, और गाय से ज़्यादा नंदी पे खर्चा करो, ठीक है ना। और अगर आपके यहाँ गाय की बात करें, नंदी की बात करें, बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली आपके यहाँ गाय कौन कौन सी है? कितने लीटर तक दूध मेरे दिया इधर है? तो सब बेस्ट है, अच्छा। ठीक है ना। कई ज़्यादा दूध की है, कई लंबा दूध की है, ठीक है ना। अभी ज़्यादा दूध और लंबा दूध, ज़्यादा दूध का मतलब है कि टाइम का 10 लीटर, 8 लीटर, 9 लीटर, ठीक है ना। लंबा दूध यानी कि गाय प्रेग्नेंट होने के बाद 8वें 9वें महीने में भी वो दूध देती है, यानी कि उसका खर्चा वो खुद निकालती है, उसको हम लंबा दूध बोलते हैं। और गोपालक के लिए फायदेमंद गाय वही है, लंबे दूध वाली। ज़्यादा दूध वाली नहीं चाहिए अपने को, लंबे दूध वाली गाय चाहिए। लंबा दे भले ही कम दे, लेकिन हाँ, लंबा देखो, लंबा देगी तो वाजिब है कम ही देगी, लेकिन वो इतना भी कम नहीं देगी उसका खुद का खर्चा ना निकले। चारे की पूर्ति कैसे करते हैं आप लोग? जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, चारे के लिए प्रॉपर हो जाता है? मेरा तो A to Z बाहर से आता है, खरीद के आता है सब, टोटल, ठीक है ना। जो मैंने जमीन ले रखी वहाँ गाय को सुबह शाम घूमने के लिए मैं लेके जाता हूँ, वहाँ घूमती है, वहाँ चारा नहीं लगाया है, पूरा खरीद के। लेकिन हम जब सारे की सीजन होती है तो साल भर का स्टॉक कर लेते हैं। और इधर जो देख रहा हूँ वो गाय अभी मिल्किंग हो चुकी है उनकी, और इसके अलावा आप उसके अलावा कोई बाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? गाय की गोबर गौमूत्र का कुछ प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि पुणे जैसा शहर आपके इस गांव के बहुत गोबर तो मेरे इधर किसान साल भर की एडवांस बुकिंग रहती है, अरे वाह, और अच्छी कीमत में। और बाकी मैं पनीर बनाता हूँ, घी बनाता हूँ, मक्खन बनाता हूँ, और दूध। पनीर, दूध, घी क्या रेट जा रहा है आपका? दूध मेरा 120 रुपये लीटर जाता है, और घी 3500 रुपये लीटर जाता है, और पनीर 1100 रुपये जाता है, और मक्खन 2750 तो रुपये। ये सब पुणे में जाता है? पुणे में भी जाता है, लोग इधर भी आते हैं फॉर्म पे लेने के लिए। अच्छा, यहाँ पर बेंगलोर भी जाता है, बॉम्बे भी जाता है। अच्छा, इसके बारे में बताइए, जो आपने टाइल लगाई है, ये किस तरीके का आपने गायों के लिए रहने का सिस्टम किया है? ये अंकित भाई टाइल्स, इसको मोरबी टाइल्स बोलते हैं, ये मिट्टी की है। और तो ये क्या है, गर्मी में कम से कम आपका 15% तापमान कम कर लेता है, तो गाय आराम से बैठी, यानी कि बाहर अगर 45 है तो मेरे इधर 30 ही रहेगा। बहुत सुंदर। तो 15% बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो उस लगभग अभी कितना गौवंश है आपके पास में? मेरे पास छोटे बड़े 35 नंग हैं। 35? जी। बहुत सुंदर। और कुछ अपना अनुभव बताइए, कितने वर्षों से आप गौपालन कर रहे हैं? जब आप यहाँ पर पुणे में आए थे तो आप कल बता रहे थे, जब आपसे आपकी पर्सनल बातें चल रही थी तो आपने बताया कि आपने बहुत सारे काम किए, उसके बाद फिर से आपने सोचा कि क्यों ना गौपालन किया जाए, और फिर आप यहाँ पर आए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैं पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ जी। और मेरा तो पूरा अभी इसमें मन ही लग गया है। हाँ। कि गाय मेरे को ना देखे तो इनका मन नहीं लगता, और मैं गाय को ना देखूँ मेरा मन ना लगता। 24 घंटे में मैं 18 घंटा गाय को देता हूँ, और सक्सेस होने का वही राज है कि फुल टाइम देता हूँ इनको। और आपने ये भी कहा था कि आपके पास लेबर नहीं होती, तो आप कई महीने से लगातार खुद ही लेबर का काम पिछले कर 4 महीने से अभी भी लेबर नहीं है। आज आप आए देख लो, एक भी लेबर नहीं है, खुद दोनों भाई हाथ से करते हैं। रहे हैं। अच्छा, आपके भाई भी आपके साथ? हाँ, मेरे छोटा वाला भाई, दोनों में से एक तो पक्का रहते हैं इधर, या मैं रहूँ या वो भगवत रहे, कई बार दोनों साथ में भी रहते हैं। बहुत सुंदर। तो ये थे हमारे साथ मिट्टू सिंह जी, जिन्होंने बताया कि कैसे ये गायों के संरक्षण और संवर्धन पर काम कर रहे हैं, किन किन छोटी छोटी बातों के साथ में कई वर्षों से लगातार गायों के गौपालन पे काम कर रहे हैं। आप एक बार नस्ल देखिए, ये अभी हमारी देखो 27 महीने की बच्ची है जी। फर्स्ट बार बच्चा दे दिया, दूसरी बार प्रेग्नेंट है जी। लोगों की 3-3 साल बच्चियां प्रेग्नेंट नहीं होती, मेरी 27 महीने में दूसरी बार प्रेग्नेंट है,
और टाइम का 8-9 लीटर 10-10 लीटर भी दूध ना पाए, लेकिन अभी 8-9 लीटर चारों टन का ये दूध सब है। किन चीजों पे डिपेंड करता है? ये इसकी पेडिग्री पे या इसके नंदी पे, इसके पिता पे ये डिपेंड देखो करता है, इसकी माँ इसमें पे? 20% सब रोल रहता है कि 20% नंदी का रोल, 20% माँ का रोल, 20% माँ के माँ का रोल, अरे वाह, 20% फादर की माँ का रोल, ठीक है ना। और बाकी का जो रहता है वो आपने बचपन में इसको कितना दूध पिलाया है। दूध पिलाओगे तो दूध आएगा, सही बात। दूध नहीं पिलाओगे तो दूध नहीं आएगा। जैसे कहते हैं कि जैसे बचपन में खिलाया जाता है वही जवानी में निकलता है, बुढ़ापे तक उसी का असर रहता है। वो बोलते हैं गाय के तो दाढ़ में दूध है, अच्छा, जितना खिलाओगे पिलाओगे उतना ही आएगा वापस। बहुत सुंदर। जितना चाहिए उतना खर्चा करो तो 4 गुना देगी वो वापस आपको। लेकिन इनको खाना शुद्ध दो, वातावरण हवा पानी शुद्ध होनी चाहिए, और इनके साथ बात करो आप, इनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करो। ये खुश रहेगी ना तो 8 की जगह 10 भी दे देगी आपको। और कोई अनुभव बताइए, अपने गौ माता ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया? कुछ ऐसी कोई इमोशनल कहानी आपकी हो, या आपके आसपास किसी के साथ ऐसा घटित हुआ हो जिसके बाद जीवन में गाय के आने बाद उसका मेरी बदलाव? खुद की मैं बताता हूँ आपको एक घटना कि पहले दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये पैर को टाँका आ गया, तो मैंने घर पे बताया नहीं, मैं इधर गौशाला भी सो गया, आदमी को बोला किसी को फ़ोन कर मत, सरिया घुस गया था काम करते करते। फिर उसी के दूसरे दिन मेरी गुड़िया ऑफ हो गई, मेरी छोटी वाली बेटी, उसी के दूसरे दिन। उसके तीसरे दिन मेरा जो गोपालक था उसको सांप ने काट लिया, यानी कि कंटिन्यू 3 दिन, ठीक है ना। ये हुआ, थोड़े गम से बाहर आए तो फॉरम पे आए, तो मैंने स्टाफ को बोला कि भाई गायों को स्नान करवा ले। तो तब तक मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई मेरे ऊपर कुछ दिक्कत चल रही है, मेरी मौत आई हुई है, ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं था। ये क्या हो रहा है, मैं गम में था, ऐसे सोचने का ना मौका मिला, ना टाइम मिला, ना वो भगवान ने समता दी। तो 10-15 दिन के बाद आया भाई गायों को स्नान करवा लो, तो स्टाफ ने बोला कि भाई सब गाय ने कर लिया, हमारी एक मनोरमा गौ माता, बोले वो हमारे हाथ में नहीं आ रही है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आऊँगा तब मैं उसको स्नान करवा लूँगा। तो जैसे ही मैंने गौशाला में पैर रखा ना, तो वो सामने से आवाज़ लगाते हुए आई मेरे पास, अपने आप मनोरमा हमारी, और मेरे पास आई। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो उसकी बच्ची के सामने देखे 2 बार आवाज़ लगाई उसने, और फिर मैंने बोला चल तेरे को स्नान करवाता हूँ। तो वो मेरे साथ साथ में चली, तो स्टाफ हंसने लगा, बोले बाबा हमने तो इतना कोशिश किया तो भी हमारे पास नहीं आई, और आपके साथ में अपने आप चल रही। फिर मैंने उसको नहलाया अच्छे से, उसको बोला पैर ऊपर कर, पीछे वाले उसने एक पैर ऊपर किया, नीचे से मैंने साफ की, फिर मैंने ये नीचे रख, वो ऊपर कर, वो किया। फिर पूरे नहाने के बाद मैं अब जा, तो वो गई पूरे गौशाला में राउंड मारा, फिर मेरे पास आई, ऐसे सामने खड़ी रही, 2 बार आवाज़ लगाई उसकी बच्ची के सामने। वो कुछ बोलना चाहे लेकिन मैं समझा नहीं, वो जाने के बाद मेरे को समझ में आया कि वो क्या बोल रही थी। और 2 ही मिनट में, 2 मिनट नहीं 15 सेकंड में उसने उसका सांस छोड़ दिया मेरी कदमों में। फिर हमने एक बार नाक वाक दबा के उसको खड़ा किया, एक बार वापस खड़ी हुई, और तुरंत फिर बैठ के फिर वापस वो खड़ी नहीं हुई। फिर हमें समझ में आया कि वो बोल रही थी कि तेरी जो मौत आई थी वो मैं लेके जा रहा हूँ मेरे ऊपर, तेरे को मैं आँच नहीं आने दूंगा, और मेरी बेटी का ध्यान रखना। ऐसे करके वो चली गई, और उस दिन के बाद मेरे में कोई दिक्कत नहीं आई, वो जितनी भी दिक्कत थी वो गौ माता ले गई। कौन से वर्ष की बात है ये? कौन से वर्ष की? ये करीबन 2.5-3 साल हो गए, आप 2.5-3 साल की बात है। तो इसीलिए गौ माता को माता बोलते हैं, वो बोलते हैं माता कभी कुमाता नहीं बच्चे होती। की संकट हर लेती है, हाँ, बच्चे की अपने औलाद के संकट हर लेती है, अपने ऊपर अब खुद मर जाएगी लेकिन औलाद को आंच नहीं आने देगी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मिट्ठू सिंह जी ने, जिन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। आशा करते हैं कि आप भी इनकी कहानी से कुछ सीख लेंगे, आप भी देसी गायों से जुड़ेंगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।